हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023। जो स्टूडेंट बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वे स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें। ठीक है, आप सभी टेलीग्राम चैनल संस्कार लर्निंग को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन PDF अवेलेबल करा दिया जाता है। ठीक है, यह क्लास शाम 7:30 बजे आपको एवरीडे स्टार्ट होता है। आप सभी ज़रूर ज्वाइन करें। हम लोग सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। जो ये स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखें, जाकर प्ले लिस्ट में देख लें। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन का आप सभी आंसर देने का कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि आप सभी एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह संख्या कितना है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितना है। ठीक है, ऑप्शन है 7, 8, 9 या 18। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितना है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे तो हम आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 है। कितना है? आवर्त सारणी में 18 समूह पाए जाते हैं। ठीक है, कितना? 18। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है कि वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध क्या होता है। ठीक है, f बराबर फार्मूला क्या होता है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, f बराबर r/2 होता है। f बराबर r/2। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है f बराबर r/2, ऑप्शन बी है r बराबर f/2, ऑप्शन सी है r बराबर 2r बराबर f, ऑप्शन डी f बराबर 2/r। देखो, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है कि अक्रिय तत्व कौन है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं हमें कि अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय, ठीक है, ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे इसमें अक्रिय गैस कौन है। अक्रिय गैस आप सभी को पता होगा कि अक्रिय गैस हीलियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हीलियम को अक्रिय गैस कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है फोकस दूरी, वक्रता दूरी, वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन डी मुख्य फोकस। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? हम आपको बता दें, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस दूरी। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है कि आधुनिक आवर्त सारणी बांटी गई है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक में बांटा गया। ठीक है, ऑप्शन है 5 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 6 ब्लॉक, 4 ब्लॉक। आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में डिवाइड किया गया है? तो 4 ब्लॉकों में। ठीक है, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन है काल्पनिक, वास्तविक, कभी काल्पनिक कभी वास्तविक, ऑप्शन डी उल्टा। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। देखो, समतल दर्पण में बनता है प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पे आपके गलत हैं। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों से संयोजकता क्या होता है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर
तत्व की संयोजकता क्या होता है? ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। देखो आवर्त सारणी बाएं से दाएं ओर जाएंगे हम लोग लेफ्ट टू राइट, जिसका क्या होता है? तत्वों की संयोजकता बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है कि जिन वस्तुओं का आयतन को निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है उसे हम कहते हैं। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि जिन वस्तुओं का आयतन निश्चित हो और आकार अनिश्चित हो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है द्रव, गैस, ठोस, इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट करके बताएंगे। जिसका आकार निश्चित नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? द्रव। और जिसका आकार भी अनिश्चित हो और आयतन भी अनिश्चित उसे क्या बोलते हैं? गैस। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है कि मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जाती है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद बढ़ जाती है। ऑप्शन है मुख्य फोकस होकर, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र होकर, ऑप्शन सी ध्रुव से होकर, ऑप्शन डी पुनः मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि 9 नंबर का आंसर क्या होगा। ठीक है, 9 का राइट आंसर क्या होगा? मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर बढ़ जाती है। कहाँ बढ़ जाती है? मुख्य फोकस पर। ए इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है कि अंतरा आणविक बल नगण्य होता है। अंतरा आणविक बल नगण्य होता है। ऑप्शन है ठोस में, द्रव में, गैस में, इनमें सभी में। देखो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतरा आणविक बल नगण्य किस में होगा? गैस में होता है। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। किसमें? नगण्य में। अंतरा आणविक बल किस में कम होता है? गैस में। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है कि प्रकाश का वेग महत्तम, मतलब प्रकाश का वेग महत्तम कहाँ होता है? ठीक है, ऑप्शन है वायु में, कांच में, जल में, निर्वात में। ठीक है, आप से भी 11 नंबर का आंसर कमेंट करके बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। प्रकाश का वेग महत्तम कब होता है? कहाँ, किस माध्यम में प्रकाश का वेग महत्तम होता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में। किस में? निर्वात में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट करके बताएंगे। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है समतल दर्पण पर, उत्तल दर्पण पर, अवतल दर्पण से, किसी से नहीं। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे ऐसा कौन सा दर्पण है जिससे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण में बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने है स्टूडेंट कि प्राकृतिक में जल किस अवस्था में मिलता है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे प्राकृतिक रूप में हमारा जो जल है वो किस किस अवस्था में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन है ठोस द्रव गैस, ऑप्शन डी गैस। देखो जो जल है वो ठोस में भी अवेलेबल है। ठोस में बर्फ से मानते तो ठोस हो गया, और गैस में मानते तो वाष्प में उड़ रहा है गैस, और लिक्विड में तो पता ही है आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठोस द्रव गैस तीनों में हमारा जल उपलब्ध है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ऑप्शन है गैसों के अणुओं से अधिक, ऑप्शन बी द्रव के अणुओं से अधिक,
ऑप्शन सी गैसों के अणुओं के बराबर, ऑप्शन डी द्रव्य के अणुओं से कम। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि 14 का राइट आंसर क्या होगा। देखो, ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा द्रव्य के अणु से कम होता है, द्रव्य के अणु से कम होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, द्रव्य के अणुओं से कम होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने है कि अंतरा आणविक बल अधिक होता है। ठीक है, 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। अंतरा आणविक बल होता है, ऑप्शन है ठोस में, द्रव में, गैस में, ऑप्शन डी तीनों में समान होता है। अंतरा आणविक बल किस में होता है, अंतरा आणविक बल होता है ठोस में। किस में होता है, ठोस में। और नगण्य बल किस में होता है, नगण्य बल गैस में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ठोस में होता है जो अंतरा आणविक बल कार्य करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने है कि जिस ताप पर द्रव वायुमंडल में के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं। तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि जिस ताप पर द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय ताप के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, क्रांतिक ताप। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, 16 का राइट आंसर क्या होगा, जिस ताप पर द्रव वाष्प जो कोई मतलब पानी को हम गर्म करते हैं तो वाष्प बन जाता है ना, तो उसी को बोला जाता है क्वथनांक यानी खोलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, क्वथनांक। क्वथनांक क्या इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, क्वथनांक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने है कि किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने से उसको अणुओं की ऊर्जा में क्या होता है। मान लो किसी भी चीज़ को हम लोग गर्म करते हैं, उसका तापमान बढ़ाते हैं तो उसके अणुओं की ऊर्जा में क्या होता है। ऑप्शन ए वृद्धि होता है, अपरिवर्तित होता है, कमी होता है, पहले कमी फिर वृद्धि। 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। किसी पदार्थ को ताप बढ़ाने पर उसको अणुओं की ऊर्जा में क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, वृद्धि होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने है कि निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपलज है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे निम्न पदार्थों में से ऊर्ध्वपलज है। ठीक है, ऑप्शन है सल्फर, नवसादर, बर्फ, कोयला। ठीक है, 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवसादर। क्या होता है, नवसादर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने की कौन सा मापदंड अपनाया। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। ऑप्शन है परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, द्रव्यमान संख्या, मूल संख्या। ठीक है, 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए द्रव्यमान संख्या का मापदंड अपनाया। क्या, द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। कौन सा, सी इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने है कि आवर्त सारणी में समूहों में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है। ऑप्शन बढ़ती है, घटती है, ऑप्शन स्थिर रहती है, बढ़ती है, घटती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है। तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, स्थिर रहता है। क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज आकार क्या होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है। ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन वी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्व की धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता या घटता है? ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि किसी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्व की धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता या घटता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, घटता है। ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी तो पहले गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट करके बताएंगे। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने है कि वर्ग 1 का तत्व कहलाता है। वर्ग 1 का तत्व को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन संक्रमण तत्व कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं, या क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, लेथेनाइट्स कहते हैं। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि वर्ग के 1 तत्व कहलाते हैं। ठीक है, 23 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट करके देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग 1 के तत्वों को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहा जाता है। ऑप्शन वी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने है कि निम्न में से हाइड्रोजन समूह का सदस्य कौन है? हाइड्रोजन समूह का सदस्य कौन है? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, हाइड्रोजन सदस्य समूह कौन सा होता है? हाइड्रोजन समूह का सदस्य कौन होता है? ऑप्शन बोरियन, ब्रोमीन, बेरिलियम, ब्रोमीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के ऊपर सामने है कि समूह में ऊपर से नीचे की पर धात्विक प्रकृति क्या होता है? ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक प्रवृत्ति क्या होता है? ऑप्शन ए घट जाता है, बढ़ती है, समान रहती है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समूह में ऊपर से नीचे भी आने पर क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? ऑप्शन वी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट।